नमस्कार दोस्तों। यह एन सी ई आर टी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है, पॉलिटिकल की। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। ऑथेंटिक बुक है, सरकारी बुक है। इकाई 4। ये आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस खड़ी है, ठीक है ना। ये नेता है शायद महिलाओं का। ये 19-20 का है शायद, 18 17 18 19 19 16 17 का है, 2016-17 का है शायद ये फ़ोटो। और शायद गर्मी का है। आधा भारत नारी है ना। और हमें क्या चाहिए? इंसाफ। जसवंती के कातिलों को सजा, हत्यारों को सजा दो। कुछ ने चेहरे ढक रखे हैं जिससे कि वो यहाँ पर उनके चेहरे की पहचान न हो, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी फ़ोटो मीडिया वगैरह में अपनी फ़ोटो न जाए, इस वजह से। ये चल रहा है, ये शायद कुछ कह रहे हैं ना। ये कोई है, ये समझा रहा है इनको, अधिकारी है ये। शिक्षकों के लिए समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी। हाँ, इसे हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रृंखला में समझने का प्रयास किया है। समानता, इन इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारणा समझदारी समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी। इसे हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रृंखला में समझने का प्रयास किया है। इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारणात्मक समझदारी को और पुख्ता बनाया है। हमने औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच फर्क स्पष्ट करते हुए वस्तुगत समानता की दिशा में बढ़ने की जरूरत को समझा है। संसाधनों तक पहुंच असमानता के कारण किस तरह प्रभावित होती है, इस बात को हमने शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच के उदाहरणों से समझने का प्रयास किया है। रससुंदरी देवी और रुकैया बेगम के लेखन से हमें अंदाज़ा मिलता है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संघर्ष करती है। हमने संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का बार बार जिक्र किया है। इनके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के समान संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों के लिए रस सुंदरी देवी और रुकैया बेगम के लेखन से हमें अंदाज़ा मिलता है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संघर्ष करती है। हमने संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का बार बार जिक्र किया है। इनके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। इस इकाई में हास्याकरण या मुख्य धारा से अलग थलग पड़ जाने की अवधारणा के जरिए इस बात पर और बारीकी से ध्यान दिया गया है कि असमानता से विभिन्न समूहों और समुदायों पर किस तरह के असर पड़ते हैं। यार है ना, समझने में दिक्कत इस वजह से आ रही है क्योंकि इसमें कुछ भारी भरकम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आई बात समझ में? ये है बात। समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी है।
समानता। अब दे दिया उसने, ये दे दिया। चल बताइए, समानता समानता है, समानता है खालिस्तान। मूल्य भी, अधिकार भी, और वगैरह वगैरह। मूल्य भी। इसे हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रृंखला में समझने का प्रयास किया है। इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारणा समझदारी को और पुख्ता बनाया है। हमने औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच फर्क स्पष्ट करते। औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता। भाई ये क्या है? वस्तुगत समानता क्या है? बीच फर्क स्पष्ट करते हुए वस्तुगत समानता की दिशा में बढ़ने की जरूरत को समझा है। संसाधनों तक पहुंच असमानता के कारण किस तरह प्रभावित होती है, इस बात को हमने शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच के उदाहरण से समझने का प्रयास किया। रस सुंदरी देवी और रुकैया बेगम के लेखन से हमें अंदाज़ा मिलता है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संघर्ष करती है। हमने संविधान में दिए गए मूल अधिकारों का बार बार जिक्र किया है। उनके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। सही है, समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार। इस इकाई में हास्यकरण या मुख्यधारा के अलग थलग पड़ जाने की अवधारणा के जरिए इस बात पर और बारीकी से ध्यान दिया गया है कि असमानता से विभिन्न समूहों और समुदायों पर किस तरह के असर पड़ते हैं। इस इकाई में आदिवासी, मुसलमान, दलित, इन तीन समूहों पर खास ध्यान दिया गया है। इस इकाई में आदिवासी, मुसलमान और दलित, इन तीन समूहों पर खास ध्यान दिया गया है। इन तीन समूह को इसलिए चुना गया है क्योंकि इन तीनों समूह का हास्यकरण के कारण अलग अलग हैं और कई बार उन्हें यह हास्यकरण अलग अलग रूपों में अनुभव होता है। इस इकाई को पढ़ाते हुए यह चेष्टा होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को उन कारकों को पहचानने में मदद मिले जो हास्यकरण को बढ़ाने में योगदान देते हैं। हास्यकरण। साथ ही विद्यार्थियों को हाशिए पर डाल दिए गए तबकों को पहचानने और उनके दर्द को समझने के भी योग बनाया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बच्चों को अपने इलाके में इन हाशियाई समुदायों को पहचानने में मदद करें। अध्याय 5 में हम आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के अनुभव पर ध्यान देंगे। अध्याय 6 में इस बात पर चर्चा की गई है कि सरकार और में इन समुदायों ने विभिन्न संघर्षों के जरिए अपने हास्यकरण को दूर करने के लिए किस तरह कोशिश की है। सरकार स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू करती है। इस इकाई में हमने आंकड़ों, कविताओं, चित्रकथा पट, केस स्टडी इत्यादि कई तरह के शैक्षणिक साधनों का इस्तेमाल किया है। आदिवासी अपने जीवन में हास्यकरण की प्रक्रियाओं को किस तरह महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए चित्रकथा पट का इस्तेमाल करें। चित्रकथा पट। दलितों से संबंधित केस स्टडी के सहारे आप इस कानून की अहमियत पर चर्चा कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इस कानून से मौलिक अधिकारों के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता किस तरह प्रतिबिंबित होती है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समझने के लिए हमने आंकड़ों एवं चिट्ठी और एक केस स्टडी का इस्तेमाल किया है जिनका कक्षा में विश्लेषण किया जा सकता है। इस इकाई में समाज विज्ञान और भाषा की पाठ्यपुस्तकों के बीच खींची विभाजन रेखाओं को तोड़ने के लिए गीतों और कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। समाज विज्ञान और भाषा की पाठ्यपुस्तकों तोड़ने के लिए गीतों और कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। इस बहाने हम यह भी कहना चाहेंगे कि विभिन्न समुदायों को रोजाना की ज़िंदगी में इस तरह का फर्क नहीं होता। वैसे भी न्याय के संघर्षों ने ऐसे अनेक अविस्मरणीय गीतों और कविताओं को जन्म दिया है जिन्हें पाठ्यपुस्तकों में प्राय जगह नहीं मिल पाती। बात तो सही है। इस अध्याय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कक्षा के भीतर तीखी बहस खड़ी कर सकते हैं। बच्चे इन मुद्दों से अवगत भी हैं, लिहाजा हमें इन बातों पर चर्चा करने के लिए परिपक्व और संतुलित रास्ते ढूंढने होंगे। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इन चर्चाओं में अहम भूमिका निभानी है कि कोई भी बच्चे या बच्चों का समूह भेदभाव का शिकार महसूस न करें, किसी को मजाक का पात्र बनने या चर्चाओं अप्रासंगिक हो जाने का बोध न हो। यह है भाई पाठ अध्याय 5, हास्यकरण की समझ। हास्यकरण की समझ।
हास्यकरण की समझ। हास्यकरण क्या है? सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है? आप कॉपियों में जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता। उस पन्ने का हाशिया कहा। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता। उस पन्ने का हाशिया कहा जाता है। उसे पन्ने का हाशिया। उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है ना, हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिस किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो, ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश पड़ जाती है कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का या की नहीं मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग है। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। हाशियाई समूह को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह ऐसा समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फायदा उठाने से रोक देता है। समुदायों और संसाधनों और मौक़ों का फायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप आशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों और हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। ठीक है ना? आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, सोमा और हेलन, दादाजी के साथ बैठकर टेलीविज़न पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं? हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने। आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तभी अचानक कहना, जब जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था।
हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कद्र करते थे। तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते, हमें अदालत में घसीटा जाता। वहाँ न तो हमें वकील मिलता और न हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। नष्ट कर दिए जंगल। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमें से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिल जाते, हम उन्हें करने लगे समय समय पर। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी पे पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उनकी छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची। फाइल आदिवासी भूमि अधिग्रहण। अपनी ज़मीन नहीं बेची। तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओए दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संताली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। हम घर में संताली भाषा बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। संताली। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपने गांव बर्बाद होने से पहले देखा सकता अपना गांव बर्बाद होने से पहले देखा सकता। तुम लोग भी उन्हें अपने काम के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। एक दिन मैं अपनी यानी कि आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। आगे चलते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हास्यकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं?
आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। 8%। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत के लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। 500 से। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। 60 से ज़्यादा आदिवासी आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। ऊंच नीच का इसी वजह से समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजाति धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है। उनका वहीं निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ एवं जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति व तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, उनमें उनसे ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। मुख्यधारा आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएँ निकलती है। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएँ मौजूद है। संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आदिवासी हैं।
ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजाति समुदायों की तस्वीर है। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। आपके शहर या गांव में कौन से समूह हाशिए पर हैं? चर्चा करें। क्या आप अपने राज्य के किसी जनजाति समुदाय का नाम बता सकते हैं? वह समुदाय कौन सी भाषा बोलता है? क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं? शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसूचित जनजाति आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। दादू को उड़ीसा को अपना काम क्यों छोड़ना पड़ा? ठीक। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों के खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। बनी बनाई छवियों में अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्यपुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी का अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और सुए जानवर आदि जो कि शाही सेना का मुख्य आधार रहा है। ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ, पशु उत्पाद में है मोम, लाख, शहद और सुए जानवर हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है। ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पेट थी। उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे। आई बात समझ में? बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। यह तस्वीर आदिवासियों की पिछली छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें आसियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहरकर काम
वे एक जगह ठहरकर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे, लंबे समय तक। हालांकि ये परंपराएं अब भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों से आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों, राज्य में नीति उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट में पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। आई बात समझ में? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीनें लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बींदी है। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कितने हैं राष्ट्रीय पार्क? 101 है भाई, यानी कि 40,564 वर्ग किलोमीटर। और वन्य जीव अभयारण्य 543, राष्ट्रीय पार्क 101, वन्य जीव अभयारण्य 543। विधानसभा के सदस्य ना इतना। 1,19,776 वर्ग किलोमीटर। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। यही बात है, सरकार ने ले लिया उनका एरिया कब्जे में। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45 और शहरी इलाकों में 35%। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? रिफाइनरी परियोजना के कारण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम। भाई अगर विस्थापित करते हैं ना ये,
तो सरकार को यह व्यवस्था करना चाहिए कि उनको रहने की, खाने पीने की पूरी सुविधा हो और जीवन यापन करने के लिए उनके सदस्यों को रोज़गार देना चाहिए, जैसा कि वो कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर एक को सरकारी नौकरी देनी चाहिए, ठीक है ना। या फिर पेंशन व्यवस्था की, यानी कि उनके जीवन यापन का व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। खाने पीने की, रहने की, आवास तो देंगे ही, देने के साथ साथ में सरकारी नौकरी दो। सरकारी अगर नौकरी नहीं देना चाहता तो परमानेंट के लिए, जैसे कि हाँ भाई जो है उनको हमेशा के लिए इनके परिवार में जो योग्यता रखते हैं उनके अनुसार, भाई ज़्यादा नहीं तो जो वो काम करते हैं उनके अनुसार उनको काम तो देना चाहिए ना। 20,000, 30,000, 25,000 जो भी कुछ है, या फिर सरकारी नौकरी दे दो हर कैंडिडेट को, हर परिवार में से एक को, ठीक। जैसा कि यहाँ पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरों को भी प्रभावित करता है। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। बात तो सही है भाई। अल्पसंख्यक और हाशियाकरण, इससे पहले जो छूट गए हैं उनको देख लेते हैं। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? 45-35 कुपोषण। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 335 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। उनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। दोबारा देख लें। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 35 प्रजाति भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है। जब आदिवासी 35 प्रजातियां जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। ये फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक संयंत्र पैनल लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया है। पर्यावरणविद भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। फैक्ट्री तो अपना काम कर रही है तो भाई ये गिट्टी बनाई जा रही है शायद। न्यामगिरी। इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है? झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं।
भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, भय और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में भी इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुँह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बयान की पेश करता है। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट हैं। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण है, क्यों? वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है? क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। वन भूमि पर निम्नलिखित मांगें किन लोगों से की जा सकती है? मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। वन जीव अभयारण्य के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदाय पर किस तरह असर पड़ता है? इन मांगों से जनजातीय समुदाय पर किस तरह असर पड़ता है? ठीक। अल्पसंख्यक और आसियाकरण। अल्पसंख्यक और आसियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। मतलब समझ नहीं है बात। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधन तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़ गए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है।
ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, जीवन, संपत्ति और कुशल क्षेम। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझें। अल्पसंख्यक के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों ज़रूरत है? आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए? एक से एक राष्ट्रीय पार्क है, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 79% आदिवासी थे। 79। मुसलमान और हास्यकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी मुसलमानों की संख्या, ये क्वेश्चन आ चुका है। मुसलमानों की जनसंख्या कितनी है? 14.2। 14.2 2011 की जनगणना के अनुसार 14.2। 14.2। उन्हें आशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। मूलभूत सुविधाएं 2008 और 9। धार्मिक समुदाय, पक्का घर, बिजली, नल का पानी। हिंदू 65.4, अन्य पक्का घर है इतने परसेंटों को। बिजली 75.2, नल का पानी 43.7, मुस्लिम 63.8, अन्य पक्का घर, बिजली 67.5, नल का पानी 35.8। ईसाई ज़्यादा है 69.3, बिजली 86.2, नल का पानी 48 पॉइंट, यानी कि ये विकसित है अगर देखी जाए तो ये ज़्यादातर जैसे कि केरल वगैरह इनमें है, और वहाँ पे जैसे कि प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जो भी है, मुस्लिम है यहाँ पर, ईसाई है। अब ईसाई ज़्यादातर कहे तो कोलकाता में है, यहाँ पर केरल वगैरह इधर है, ठीक है ना। तो वहाँ प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है तो परसेंट ज़्यादा है। ये है सिख 91, ये देख 96, 49, इन्हें रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई। सिख ज़्यादातर पंजाब में, तो वो प्रशासन की व्यवस्था है, तो प्रशासन ने बढ़िया व्यवस्था कर रखी है तो उनका परसेंट ज़्यादा है। इसमें क्या है, 91.3, पक्का घर, बिजली 96 और नल का पानी 49। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011, टूवर्ड सोशल इंक्लूजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लॉयड मैन पावर रिसर्च, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली। इनमें से कौन से समुदाय को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज़्यादा और सबसे कम उपलब्ध है? जब सबसे ज़्यादा तो सिख है ना, और सबसे कम मुस्लिम ही है, 63, 67, 35। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011%। जब वैद्य के कुल है 74, हिंदू 63, मुस्लिम 57, ईसाई 74, सिख 67, बौद्ध 71, जैन 86। आ सकता है क्वेश्चन। जब हिंदू 63 है ना, अब हिंदू से कम है मुस्लिम 57, जब सबसे ज़्यादा किसकी है? जैन है भाई, 86। 86। सत्तावन, ईसाई 74 है, जैन के बाद में है ईसाई, ईसाई के बाद में है बौद्ध, बौद्ध के बाद में है सिख, सिख के बाद में है हिंदू, फिर मुस्लिम। जब सबसे ज़्यादा जैन, जैन के बाद में ईसाई, ईसाई के बाद में बौद्ध, जैन, ईसाई, बौद्ध, बौद्ध के बाद में है हिंदू है ना, ईसाई 74, जैन 86, बौद्ध 71, सिख 67, मुस्लिम सबसे कम है 57। किन समुदायों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा सबसे कम है? सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, आबादी 13.5, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 3, भारतीय पुलिस सेवा IPS 4, 3% है ना, 4%, भारतीय विदेश सेवा 1.8, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाइयाँ PSU 3.3, राज्य स्तरीय PSU 10.8, बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.2। भारत में मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति, प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006। 3, 4, 1.8, 10.8, 2.2। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, कब की बात है? 2005। एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक की स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे काफ़ी है ना, सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। प्रश्न 56। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, पेज टोपी का चलन दिखाई बुर्का, लंबी दाढ़ी, पेज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच
उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक आचरण के कारण दोबारा देखते हैं, बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से, है ना, इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमान ऐसे तो सिख भी तो है, ये कोई बात नहीं है भाई, देख। हाँ है, कुछ अंधविश्वासी लोग हैं, वो करते हैं। समझदार लोग हैं, इस प्रकार के या फिर पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, वो इस प्रकार का किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करते, बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक हमारे गांव में, अब हमारे गांव में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। 2-4 घर हैं, ठीक है ना, मुसलमानों को, उनके साथ बढ़िया बर्ताव किए जाते हैं। बड़ी दुकान है उनकी, कंप्रेसर है, बढ़िया धंधा चलता है उनका। सभी समाज में सभी बढ़िया बोलते हैं, चालते हैं, बढ़िया एकदम शानदार हैं। कोई इस प्रकार का कुछ भी सिस्टम नहीं है। उनके वहाँ जिमने भी जाते हैं, वो हमारे हर कार होता है गांव का या फिर, तो उन उन सभी में वो आते हैं जिमने, ठीक। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को हैं, हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक आश्चर्यकरण कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन, ये क्या है भाई, जिससे अक्सर उनका गेटोआइजेशन, गेटोआइजेशन क्या है, उन्हें लगा है। कभी कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। पूर्वाग्रह, घृणा, गेटोआइजेशन। घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इस अध्याय के उपरोक्त भाव में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक आचरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों के असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूह के अनुभवों से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और उन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे। 1 मिनट। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और उन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम इस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है। इसी वजह से अपना देश सबसे अलग एवं शानदार है। छटा, इसी वजह से छटा शब्द का प्रयोग किया गया है और नई समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। दलित हास्यकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के उन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों के बराबर में हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समुदायों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह किया है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समुदायों ने
इस हाशिएकरण का सामना किस तरह किया? सच्चर समिति रिपोर्ट ने, ये आ सकती है भाई, सच्चर समिति रिपोर्ट, सच्चर समिति रिपोर्ट। सच्चर समिति रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? पृष्ठ 75। पृष्ठ कौन सा है? 75, पृष्ठ 75। क्वेश्चन क्या आ सकता है? यह आ सकता है सच्चर समिति रिपोर्ट ने, सच्चर समिति रिपोर्ट संबंधित है मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमी है ना। 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 66 और 30। गेटोइजेशन क्या है? स्टॉप अटैक ऑन मुस्लिम वुमेन्स राइट्स। सच्चर समिति रिपोर्ट में दिए गए शिक्षा संबंधी आंकड़ों को पढ़िए। जैसे 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या बहुत बड़ी है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है? पृष्ठ 58। दो 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर है भाई, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की समिति संबंधित है। 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2011। हिंदू 65, मुस्लिम 63, ईसाई 69, सिख 91। 8-9 के अनुसार है ये। अब तो और भी चेंज हो गया। अब तो सबका आंकड़ा 80-85 होगा, है ना? 80-85 ये पार्ट था भाई। अभ्यास। अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। हाशिएकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। अल्पसंख्यक और हाशिएकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको एक बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। इसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बात उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें लिखें। चित्रकथा पट में आपने देखा कि हेलेन हॉप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन देख,
आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण। आई बात समझ में? शब्द संकलन। ऊंच नीच। व्यक्तियों या चीज़ों की क्रमिक व्यवस्था। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। ऊंच नीच। आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था है जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। गेटोवाइजेशन। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। एक ही समुदाय कहना है। गेटोवाइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। गेटोवाइजेशन। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोवाइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते जिसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। मुख्यधारा। कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को सही माना जाता है। सही क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहु शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह है। मुख्यधारा। कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य भाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याय में यह शब्द एक ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों और प्रचलनों को सही माना जाता है। इस क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह है। विस्थापित। ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। विस्थापित। बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। कुपोषित। ऐसा व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता। कुपोषित, विस्थापित, मुख्यधारा, गेटोवाइजेशन। ये आ सकता है। गेटोवाइजेशन क्या है? ऊंच नीच। ये पाठ था भैया, सच्चर समिति संबंधित है। धार्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक और हास्यकरण, आदिवासी और विकास, आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। आदिवासी कौन लोग हैं? चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।